ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन कामिनी के साथ मिलकर करना था। अनिका के पास ऑप्शन था कि वह डॉक्टरों की लिस्ट से कामिनी का नाम हटा दे, मगर ऐसा करने का उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। लाइफ केयर हॉस्पिटल से उसके मेल बॉक्स पर काफी मैसेजेज आ रहे थे। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर अमृता के लिए एयरपोर्ट पर कार का इंतजाम किया था। अनिका ने घड़ी में देखा तो 3:30 बज चुके थे। उसने लाइफ केयर हॉस्पिटल को मेल किया, रीचिंग इन सम टाइम, विल बी देयर ऑन माई ऑन। लाइफ केयर हॉस्पिटल में ज्योति बुआ के कमरे के बाहर हॉस्पिटल का स्टाफ गौतम गुलेरिया से कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा रहा था। प्रीति अभी 18 साल की नहीं हुई थी, इसलिए ये जिम्मेदारी गौतम गुलेरिया की थी। गौतम ने बिना पढ़े ही फॉर्म पर साइन कर दी। तभी स्ट्रक्चर पर कुछ वार्ड बॉयज ज्योति बुआ को कमरे से बाहर लेकर आए। वो ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगे। प्रीति अपनी मम्मी को देखते हुए स्ट्रक्चर के साथ साथ चल रही थी। एक नर्स ने गौतम से कहा, मिस्टर गुलेरिया, हम आपकी बहन को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। आई होप आपने कंसेंट फॉर्म ठीक से पढ़ लिया है। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये ऑपरेशन थोड़ा पेचीदा है। इसमें सक्सेस रेट बहुत मिनिमम है। अच्छी बात यह है कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने वाला है और ऐसे ऑपरेशंस में उनका सक्सेस रेट इज मोर देन 90%। गौतम ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी वहाँ कामिनी और मनीषा आए। कामिनी ने अपना ऑपरेटिंग गाउन पहन रखा था। उसके चेहरे से बहुत खुश नजर आ रही थी। मनीषा भी खुश थी क्योंकि आज उसकी बेटी इंडिया की सबसे बड़ी सर्जन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने वाली थी। कामिनी ने अपनी जेब से फोन निकालकर सोशल मीडिया रील बनाना शुरू कर दिया। एक फोटो के कैप्शन में लिखा, वेटिंग फॉर द सुपर डॉग। फिर उसने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। डॉक्टर अग्रवाल कॉरिडोर में अपने स्टाफ को कुछ समझाते हुए आ रहे थे। उन्होंने स्टाफ से कहा, देखो डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होगी। ऑपरेशन थिएटर में सारे इक्विपमेंट्स तैयार रखो और मिसेज ज्योति को अंडर ऑब्जर्वेशन रखो। चेक हर ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल एंड गिव मी द रीडिंग एंड लिसन वेरी केयरफुल। ये हमारी हॉस्पिटल की प्रेस्टीज का सवाल ही नहीं है, बल्कि किसी की जान का भी सवाल है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आफ्टर ऑल। आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए। मैं पेशेंट की फैमिली से मिलकर आता हूँ। सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगे। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने गौतम गुलेरिया से कहा, गौतम जी, वी आर रेडी, लेटेस्ट होप फॉर द बेस्ट। तभी प्रीति भी वहां आ गई। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति को देखकर कहा, यू आर अ ब्रेव गर्ल। बस इतना याद रखना, इस वक्त तुम्हारी मम्मा को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है तुम्हारे विश्वास की। बाकी हम डॉक्टर्स हमसे जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल को पीछे से आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ पहले एक सेल्फी ले सकती हूँ? इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। आखिर मेरी वजह से ही तो वह यहाँ आ रही हैं। प्लीज सर, वन सेल्फी। डॉक्टर अग्रवाल को कामिनी की यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर भी झूठ मूठ मुस्कुराकर कामिनी से कहा, श्योर, मगर यह परमिशन तुम्हें मुझसे नहीं डॉक्टर अमृता से लेनी होगी। गौतम ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, मगर डॉक्टर अमृता अब तक आई नहीं। डॉक्टर अग्रवाल भी कुछ परेशान होकर बोले, हाँ, मैंने भी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर वह सिर्फ मेल पर जवाब देती हैं। अभी अभी उनका मैसेज था कि वह बस पहुंचने ही वाली हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे ही यह कहा, कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। कामिनी ने एक साइड होकर कहा, लगता है डॉक्टर अमृता आ गई। सभी लोगों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो सामने से अनिका चलकर आ रही थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में रिया काफी देर से मेन डोर से आइस व्यूअर में से बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रोहित अपने स्वीट से निकलकर लिफ्ट में चला गया। उसे कंफर्म हो गया कि अब आर्यन को फोन करने का रास्ता क्लियर था। उसने अपने लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। आर्यन रोहित की बातों से काफी नाराज था। वो अपने राइटिंग टेबल पर दोनों हाथों के बीच सर रखकर रो रहा था। तभी उसकी जेब में रिया का फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और फोन रिसीव किया। फोन रिसीव करते ही रिया ने उसे कहा, हेलो ब्रदर,
डैड अभी अभी बाहर निकले हैं, कुछ देर के लिए रास्ता क्लियर है, वी कैन मीट। तुम एक काम करो, तुम पहले टेरेस पहुँचो, तुम्हारे बाद मैं पहुँचती हूँ। कुछ भी हो जाए हम किसी को एक साथ नहीं दिख सकते। सेम प्लेस, वाटर टैंक के नीचे। लाइफ केयर हॉस्पिटल में अनिका को देखते ही कामनी ने टंट मारना शुरू कर दिया। आ गई फेक कंसर्न दिखाने। अनिका ने प्रीति की ओर देखा, मगर प्रीति ने अनिका से नजर हटा ली। प्रीति अनिका से बहुत नाराज थी क्योंकि अनिका प्रीति और ज्योति बुआ को अपने हाल पर छोड़कर चली गई थी। इस वक्त प्रीति को समझाने का न तो अनिका के पास टाइम था और न ही मौका था। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, हेलो डॉक्टर, ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? ये बात सुनकर गौतम कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने अनिका से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता कि आज ज्योति का ऑपरेशन है? अनिका को समझ नहीं आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। उसने डॉक्टर अग्रवाल की तरफ देखकर कहा, वो मैंने ही तो उन्हें रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल ने कामनी की ओर देखकर कहा, मगर कामनी तो कह रही थी डॉक्टर अमृता उसके बुलाने पर आ रही हैं। अपने आप को झूठा साबित होने से बचाने के लिए कामनी ने अपनी आवाज ऊंची कर ली। वो चिल्लाकर कहने लगी, व्हाट डू यू मीन बाय डैड सर, ये अनपढ़ गंवार कैसे बुला सकती है इतनी बड़ी डॉक्टर को? इससे पूछिए, ये जानती भी है डॉक्टर कौन है, कितनी बड़ी डॉक्टर है वो। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हर जगह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अमृता की केस स्टडी सिखाई जाती है। उनके 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए है। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, उनके एक अपॉइंटमेंट के लिए महीनों तक इंतजार करते हैं सब। वह डॉक्टर अमृता तुम्हारे कहने पर आएंगे, वो भी ऑपरेशन करने? इम्पॉसिबल। कामनी की बातों से कहीं न कहीं डॉक्टर अग्रवाल भी सहमत थे। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, चलो अब किसने बुलाया है उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि मिसेज ज्योति का ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने वाला है, which is in the best interest of her treatment। मनीषा गुलेरिया ने मौका देखा। वो डॉक्टर अग्रवाल के सामने अनिका को नीचा दिखाने के लिए अनिका के पास आ गई। मनीषा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं, ऐसे कैसे डॉक्टर साहब। अनिका कह रही है कि उसने डॉक्टर को बुलाया है तो कुछ सोच समझकर कह रही होगी। अनिका बेटा, एक काम करो, तुमने उन्हें जो मैसेज किया होगा वह हमें दिखा दो, ताकि हमें पता चल जाए कि तुम सच बोल रही हो या कामिनी। अनिका इस वक्त किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान ज्योति बुआ के ऑपरेशन पर था, और अगर वह डॉक्टर अग्रवाल को अपना मेल बॉक्स दिखा भी देती तो उन्हें पता चल जाता है कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। अनिका किसी से बिना कुछ कहे ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गई। कामनी और मनीषा प्रीति के पास आए। कामनी ने प्रीति से कहा, देख रही हो ना अपनी दीदी को, आज सबके सामने झूठ पकड़ा गया उसका। हम तो पहले से कहते थे तुम्हें इस लड़की पर विश्वास मत करो, मगर तुम और ज्योति बुआ हमारी बात मानते ही नहीं थे। मनीषा ने कामनी को शांत करते हुए कहा, अब जाने भी दो कामनी, आखिरकार बुरे वक्त में हमें ही प्रीति और ज्योति बहन के साथ खड़ा रहना है। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, इट्स टाइम। आई थिंक डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त पहुंच रही होंगी। आप में से कोई एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर सकता है, बाकी यही इंतजार कीजिए। और कामनी तो ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में होगी, और हॉस्पिटल रूल्स के मुताबिक फैमिली में से कोई भी एक व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में वेट कर सकता है। गौतम ने प्रीति की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रीति बेटा तुम जाओ, तुम्हारी माँ के लिए तुम ही उसकी हिम्मत हो। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल टेरेस में वाटर टैंक के नीचे आर्यन रिया का इंतजार कर रहा था। आर्यन को रिया के जूते दिखाई देने लगे। रिया ने झुककर वाटर टैंक के नीचे देखा तो आर्यन ने उसे अंदर से ही हाथ उठाकर हाय कहा। इशारे से रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। रिया अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और घुटनों से आगे की ओर चलने लगी। जैसे ही रिया आर्यन के पास पहुंची, उसने अपने हाथ आर्यन की टी शर्ट से पूछे। रिया की हरकतें देखकर आर्यन हंसने लगा। उसने बड़े इनोसेंटली रिया से पूछा, आर यू श्योर कि तुम मेरी बहन हो? रिया ने हाथ झटकते हुए कहा, आई एम वेरी श्योर, तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मा से कहीं गुम हो गए थे। आर्यन को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी नाक खुजलाते हुए पूछा, मम्मा इज सो केयरलेस कि मुझे गुमा दिया। रिया को आर्यन की बात पर गुस्सा आया। उसने आर्यन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, नो, मम्मा इज नॉट केयरलेस।
हो सकता है वो गुंडे तुम्हें मम्मा से छीन कर ले गए हो सकता है डैड ने तुम्हें छीन लिया हो। इस बात पर आर्यन ने भी रिया की ओर उंगली उठा दी। नो, डैड इज नॉट अ थीफ। कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी अपनी उंगलियां नीचे कर दी। आर्यन ने रिया से फिर से पूछा, आर यू श्योर, हम भाई बहन हैं? जब रिया हाई कोर्ट के किसी वकील की तरह आर्यन के किए कमेंट के सामने अपनी दलील पेश करने लगी। अगर हम भाई बहन नहीं हैं तो हम दोनों की शक्ल क्यों मिलती है? तुम्हारी आंखें मम्मा जैसी हैं और मेरी नाक डैड जैसी। तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी हैं और कुछ कुछ मेरी डैड जैसी। बताओ इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि तुम ही मेरे खोए हुए भाई हो एंड तुम्हारे डैड ही मेरे डैड हैं और मेरी मम्मा तुम्हारी मॉम। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया ने कहा, कोई तो मिस्ट्री है जो हमें ही सॉल्व करनी होगी। आर्यन ने रिया की ओर बहुत होप से देखते हुए पूछा, बट हाउ? रिया ने बड़े कैजुअली आंसर दिया, वह तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे। आर्यन और रिया दोनों को इस बात पर विश्वास था। दोनों फिर से हाथ और घुटनों के बल वाटर टैंक के नीचे से बाहर निकले। रिया ने वाटर टैंक से लगी सीढ़ी को पकड़ा और ऊपर की ओर चढ़ने लगे। आर्यन ने नीचे से डरकर आवाज दी, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो तुम? दिस इज डेंजरस। रिया ने नीचे आर्यन की तरफ देखते हुए उसे भी ऊपर आने का इशारा किया और बोली, डोंट वरी, व्हेन आई एम देयर विथ यू। आ जाओ ऊपर। रिया को हिम्मत देते हुए देखकर आर्यन भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। रिया और आर्यन दोनों एक के बाद एक वाटर टैंक के ऊपर चढ़ गए। जब दोनों ने चारों तरफ देखा तो दोनों को बहुत एक्साइटमेंट हुई। रिया ने कहा, वाह, इज नॉट इट ब्यूटीफुल? यहाँ से तो पूरा मनाली नजर आ रहा है। आर्यन की आंखें बड़ी हो गई थी। उसकी आवाज भी अब थोड़ी ऊंची होने लगी थी। उसने एक्साइट होकर कहा, यस, यहाँ से तो पूरी सिटी दिख रही है। दोनों बच्चे हाथ पकड़कर शोर मचाते हुए कूदने लगे। थोड़ी देर बाद जब उनकी सांसें फूलने लगी तो आर्यन ने हंसते हुए रिया से कहा, मुझे आज से पहले इतना मजा कभी नहीं आया। रिया ने आर्यन की ओर देखा और अपना एक हाथ आर्यन के गाल पर रख दिया। आर्यन ने रिया से पूछा, कैन आई स्टे विथ मॉम फॉर वन मोर डे? रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके, यू कैन स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे एंड आई विल स्टे विद डैड फॉर वन मोर डे। दोनों बच्चे फिर से खुश होकर शोर मचाते हुए वाटर टैंक के ऊपर हवा में कूदने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल में अनिका ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ने लगी। वह मन ही मन यह भी सोच रही थी कि वो कैसे अपना चेहरा छुपाकर ऑपरेशन को अंजाम दे। अनिका ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के ठीक बगल वाली केबिन से एक नर्स पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में गई। हर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को ऑपरेशन के दौरान पीपीई किट पहनना जरूरी था। यह हॉस्पिटल के नियम में था। अनिका ने केबिन में झांक कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। हैंगर पर कुछ पीपीई किट पड़े थे। अनिका ने एक बार कॉरिडोर में देखा, कहीं से कोई आ नहीं रहा था। बाहर देखने के बाद अनिका तुरंत केबिन के अंदर चली गई। उसने पीपीई किट पहनना शुरू कर दिया। पीपीई किट किसी एस्ट्रोनॉट के आउटफिट जैसा था। पीपीई किट पहनने के बाद अनिका का पूरा शरीर पीपीई किट में ढक गया था। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया था और सर पर एक गोलाकार ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का फेस कवर चढ़ा लिया। अपने बालों को बांधकर अनिका ने ऑपरेटिंग कैप पहन ली। जब अनिका ने अपने आप को केबिन में लगे आईने में देखा तो उसे ऐसा लगा मानो अभी वह किसी स्पेस शटल में ट्रेवल करने वाली थी। मास्क और फेस कवर की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से ढक चुका था। पीछे से केबिन का दरवाजा खुला। इससे पहले कि कोई अनिका को देखे, वह आईने के पास वाली अलमारी के पीछे छुप गई। जब उसने अलमारी के किनारे से झांक कर देखा तो कामिनी फोन पर बातें करते हुए अंदर आ रही थी। कामिनी पूजा से कह रही थी, देखो पूजा, सारे फ्रेंड्स सर्कल में कह देना कि आज मैं कितना बड़ा ऑपरेशन करने वाली हूँ। और सुनो, खास कुणाल को भी इस बात का पता लगना चाहिए, यह भूलना मत। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। विश मी लक। कामिनी ने पूजा को थैंक यू कहकर फोन काट दिया। कामिनी ने पीपीई किट पहनना शुरू कर दिया। पीपीई किट पहनने के बाद कामिनी ने फिर से अपनी सेल्फी निकाली। वो सेल्फी कामिनी ने पूजा को सेंड कर दी। यह सब करते हुए कामिनी के चेहरे की खुशी देखकर अनिका को कामिनी पर घिन आ रही थी।
जहां एक तरफ ज्योति बुआ जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी, वहीं कामनी अपने दोस्तों में शो ऑफ करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में कामनी केबिन से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। तब अनिका अलमारी से बाहर निकली। उसने अपना पर्स और फोन पीपीई किट के जेब में रख दिया। वह जैसे ही केबिन से बाहर निकली, सामने डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। जैसे ही अनिका ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, डॉक्टर अग्रवाल ने उसे पीछे से रोक लिया और पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन? अनिका ने रुककर डॉक्टर अग्रवाल की ओर देखा। डॉक्टर अग्रवाल ने फिर से उसे पूछा, माफ कीजिएगा, यह पीपी किट में कोई पहचान में नहीं आता, इसलिए पूछ रहा हूँ। अनिका डॉक्टर अग्रवाल को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने चुपचाप अपने जेब से अपना आईडी निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को दे दिया। आईडी पर लिखा नाम पढ़कर डॉक्टर अग्रवाल चौंक गए। डॉक्टर अग्रवाल ने कार्ड पर नाम पढ़ा, डॉक्टर अमृता रायचूरा। आईडी कार्ड देखकर डॉक्टर अग्रवाल सरप्राइज हो गए। उन्हें अनिका की ढकी हुई आंखें दिख रही थी। बाकी सर से लेकर पांव तक अनिका पीपीई किट से ढकी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। अनिका ने बिना कुछ कहे उन्हें नमस्ते करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर अग्रवाल अनिका की इस बात से इम्प्रेस होते हुए कहने लगे, वेल ऑफ कोर्स, आप ऑपरेट करने जा रही हैं। आई मस्ट से यू आर वेरी अलर्ट डॉक्टर एंड दैट इज व्हाई यू आर द बेस्ट। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर हॉस्पिटल। ये कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति का इंट्रोडक्शन करवाया। बाय द वे, सी इज प्रीति। डॉक्टर अनिका ने फिर से नमस्ते करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अनिका ने थोड़ी भारी आवाज निकालकर डॉक्टर अग्रवाल से कहा, कैन वी गो इन? इस बात पर डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत दरवाजा खोलते हुए कहा, प्लीज कम इन, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। अनिका ने अंदर जाने के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में रुकने का इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल अनिका के पीछे अंदर चले गए। अंदर आते ही अनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम के ठीक बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया था। उनकी आंखें बंद थी और चेहरा काफी उतर चुका था। ऐसा लग रहा था काफी दिनों से ज्योति बुआ को होश नहीं आया था। एनेस्थेटिक्स डॉक्टर प्रकाश, 2 नर्सेज, 2 ऑपरेटिंग असिस्टेंट और अंडर स्टडी कामनी बुआ के आसपास खड़े थे। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को इनके पास ले गए। डॉक्टर अग्रवाल ने इंट्रोडक्शन करवाया। डॉक्टर अग्रवाल बिल्कुल धीमी आवाज में बोले, सो डॉक्टर्स एंड कॉलेजियस, सी इज टुडेज हेड ऑफ सर्जरी डॉक्टर अमृता रायचूरा। सारे डॉक्टर ने ऑपरेटिंग थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सिर हिलाकर अनिका को ग्रीट किया, मगर कामनी ने अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो डॉक्टर, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू। मैम, कैन आई हैव ए सेल्फी विथ यू? कामनी की यह बात सुनकर ऑपरेटिंग हॉल में खड़े बाकी सारे डॉक्टर्स चौंक गए। अनिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली बहन इतनी बेशर्म कैसे हो सकती थी। डॉक्टर प्रकाश ने बात को टालते हुए अनिका से कहा, हेलो डॉक्टर, आई हैव गिवन अ एनेस्थीसिया। द पेशेंट शुड बी रेडी इन अनदर 10 मिनट्स। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, तब तक आप पेशेंट की आज की सारी रिपोर्ट्स और रीडिंग चेक कर सकती हैं। प्लीज कम दिस वे। ऑपरेटिंग हॉल के अंदर ही एक छोटी सी केबिन थी। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर प्रकाश, 2 ऑपरेटिंग असिस्टेंट और कामनी केबिन में चले गए। एक असिस्टेंट ने ज्योति बुआ के केस फाइल अनिका को दिखाए। अनिका फाइल हाथ में लेकर रिपोर्ट्स पढ़ने लगी। कामनी ने अपनी पीपीई किट के जेब से अपना फोन निकाला। अनिका के पास आकर कहा, मैम, सिंस यू आर फ्री नाउ, क्या थोड़ी देर आप अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकती हैं? डॉक्टर अग्रवाल कामनी की इस बात पर काफी शर्मिंदा हो गए। बात को संभालते हुए अनिका से कहने लगे, वेल डॉक्टर अमृता, सी इज कामनी, अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर। एक्चुअली प्रेजेंट की ये नीस है, इसी ने आपको मिल करके यहाँ बुलाया है। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल की इस बात पर फाइल बंद करके टेबल पर रखी। फिर कामनी की ओर देखकर थोड़ी भारी आवाज निकालते हुए कहा, ओहो, तो वो तुम ही हो जिसने मुझे मेल किया था? कामनी ने स्माइल देते हुए कहा, यस मैम। अनिका ने उसे और एक सवाल पूछा, तुम्हें मेरा मेल आईडी कहाँ से मिला? इस सवाल पर कामनी हड़बड़ाने लगी। डॉक्टर अग्रवाल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डॉक्टर अमृता
ऐसा सवाल क्यों कर रही थी। अनिका ने फिर से जोर देते हुए पूछा, बताओ तुम्हें मेरा मेल आईडी कहाँ से मिला। कामनी अब अटक अटक कर बोलने लगी, वह मुझे एक फ्रेंड से आपका मेल आईडी मिला। अनिका अब कामनी को झूठा साबित करने का मौका देख चुकी थी। उसने आगे सवाल पूछा, फ्रेंड से मिला? ठीक है, मुझे बताओ मेरा मेल आईडी क्या है। कामनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर अमृता उससे ऐसा सवाल करेगी। डॉक्टर अग्रवाल ने सेंस कर लिया था कि कहीं कोई गड़बड़ है, इसलिए इतनी बड़ी डॉक्टर ऐसी इंक्वायरी कर रही थी। डॉक्टर अग्रवाल ने बीच में इंटरफियर करते हुए अनिका से कहा, डॉक्टर अमृता, एनीथिंग आई नीड टू नो अबाउट दिस। तभी अनिका डॉक्टर अग्रवाल की तरफ मुड़ी। अपनी भारी आवाज निकालते हुए अनिका बोली, मुझे जिसने मेल किया था उसका नाम अनिका था। फिर कामनी की तरफ मुड़कर अनिका ने पूछा, तुमने अपना नाम क्या बताया। केबिन में मौजूद सारे लोग अनिका की यह बात सुनकर शॉक हो गए। डॉक्टर अग्रवाल के सामने कामनी का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया था। डॉक्टर अग्रवाल ने कामनी से पूछा, कामनी, व्हाट्स काइंड्स ऑफ बिहेवियर इज दिस। तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने का मौका दिया था क्योंकि तुमने कहा कि तुम्ही ने उन्हें बुलाया है। सच काइंड ऑफ कंडक्ट्स won't be tolerated in this hospital. Leave the operating hall immediately. Report to me my office at 11 tomorrow morning. हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स के सामने कामनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। उसका मुंह शर्म की वजह से बिल्कुल सूख चुका था। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपने हाथ से बाहर के रास्ते की ओर इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल ने कामनी को दबी हुई आवाज में कहा, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। कामनी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह सैंडल की आवाज करते हुए दौड़कर ऑपरेटिंग हॉल के बाहर चली गई। डॉक्टर अग्रवाल ने केबिन में रखा पानी का जग उठाया। ग्लास में पानी भरते हुए डॉक्टर अमृता से कहा, आई एम रियली सॉरी फॉर सच काइंड ऑफ नेग्लिजेंस। डॉक्टर अग्रवाल अपनी मुट्ठी टेबल पर मारते हुए बोले, आई न्यू इट। क्यों वो लड़की अनिका सच कह रही थी, मगर समहाउ मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। यह कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने पानी का ग्लास अनिका की ओर बढ़ा दिया। पानी पीने के लिए अनिका को अपने चेहरे से पीपीई कवर और सर्जिकल मास्क हटाना पड़ता। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल को इशारा करके अपनी भारी आवाज में कहा, थैंक यू डॉक्टर, थिंक द पेशेंट वुड बी रेडी नाउ। अनिका और बाकी डॉक्टर केबिन से निकलकर ऑपरेटिंग टेबल के पास गए। नर्स ने ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर वाली लाइट ऑन कर दी। जैसे ही अनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह एक सेकंड के लिए भूल गई कि उसके आसपास कौन है। उसने अपना हाथ ज्योति बुआ के माथे पर रखा और उनके कानों के पास आकर कहा, जब जागोगे तब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आई प्रॉमिस यू। कहा जाता है कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर को पेशेंट के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे उनके ट्रीटमेंट का असर बढ़ सकता है। और यहाँ तो सवाल था ब्रेन सर्जरी का। डॉक्टर अग्रवाल और ऑपरेटिंग थिएटर में मौजूद बाकी डॉक्टर्स डॉक्टर अमृता के इस रिएक्शन से सरप्राइज हो गए। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में प्रेसिडेंशियल सीट 2401 में बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यन की विश थी कि वह कुछ और वक्त अनिका के साथ गुजारे और रिया चाहती थी वह थोड़ा और वक्त रोहित के साथ बिताए। रोहित के सामने आती ही रिया को आर्यन की वह बात याद आने लगी जो रोहित ने कल शाम उससे कही थी कि वह अनिका से दूर रहे। अनिका उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये सोचकर रिया की आंखें लाल हो गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने होठों को दबाती हुई रोहित को देखे जा रही थी। पिछले आधे घंटे से रोहित और सनी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रोहित से ऐसी क्या गलती हो गई थी जो आर्यन उस पर इतना गुस्सा था। सनी ने रोहित को समझा दिया था कि वह अब आर्यन पर गुस्सा न करे, इस सिचुएशन को बहुत ही शांति से टैकल करना होगा। रोहित और सनी आर्यन को तरह तरह के खिलौनों से मनाने की कोशिश कर रहे थे। सनी ने रिया के हाथ में एक बड़ा सा एरोप्लेन दिया जो रिमोट से उड़ता था। रिया ने वह एरोप्लेन जोर से जमीन पर फेंककर तोड़ दिया और कहा, यह कैसे बकवास खिलौने हैं, क्या हमारे पास कोई बार्बी डॉल नहीं है। सनी और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सारे खिलौने जो कुछ दिनों पहले तक आर्यन के फेवरेट खिलौने थे, उनसे अचानक आर्यन को नफरत कैसे हो गई थी। रोहित से अब रहा नहीं गया। उसने रिया को डांटते हुए कहा, देखो मैंने कहा था ना तुमसे, उस औरत से दूर रहो। सनी रोहित का हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा कर रहा था। तभी रोहित ने सनी का हाथ झटकते हुए कहा,
देख लिया तुमने उस औरत का कितना निगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ है आर्यन पर। मैं अभी उसकी पुलिस कंप्लेन करता हूँ। इस बात ने रिया के गुस्से को ट्रिगर कर दिया। रिया ने अपने आसपास रखे सारे खिलौने एक के बाद एक रूम में फेंकना शुरू कर दिया। रोहित और सनी को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उन पर कोई मिसाइल अटैक हो रहा था। कभी कोई प्लेन सनी के माथे पर लगता तो कभी कोई रॉकेट रोहित की टांग पर। देखते ही देखते पूरे कमरे में टूटे हुए खिलौनों का एग्जीबिशन लग गया था। तभी रोहित के फोन पर डॉक्टर अग्रवाल का फोन आया। रोहित को अचानक याद आया कि डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल पहुंच चुकी होंगी। रोहित का उनसे मिलना बहुत जरूरी था। उसने डॉक्टर अग्रवाल का फोन उठाया और जूते पहनते हुए उनसे कहा, हेलो डॉक्टर, मैं बस निकल ही रहा हूँ। आई एम ऑन माई वे। क्या डॉक्टर अमृता पहुंच गई? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, यस यस, अभी अभी मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला हूँ। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। तब तक तुम आ जाओ। मैं अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकलकर अपने केबिन में आया हूँ। पहले मेरे पास आ जाओ, हम साथ बैठकर चाय पियेंगे, फिर तुम्हें मिलवा दूंगा। फोन काटने से पहले डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित से कहा, हेलो रोहित, 1 मिनट। मैंने वहाँ डॉक्टर श्रुति को आर्यन की काउंसलिंग के लिए भेजा था। क्या वह पहुँच गई? रोहित ने घड़ी की ओर देखकर कहा, नहीं, यहाँ तो नहीं आई। आपने कितने बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स की थी? डॉक्टर अग्रवाल थोड़ी थकी हुई आवाज में बोले, आई एम सो सॉरी, दरअसल आज हॉस्पिटल में मैं इतना काम था, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने डॉक्टर श्रुति को कहा था कि आज शाम 5 बजे आर्यन की काउंसलिंग करे। वह पहुंचने ही वाली होंगी। रोहित थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, मगर डॉक्टर, मैं तो अभी अभी हॉस्पिटल आने के लिए निकल रहा था। थोड़ी देर सोचकर रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, कोई बात नहीं, डॉक्टर यहाँ सनी है, वह डॉक्टर श्रुति को अटेंड कर लेगा, डोंट वरी। यह कहते हुए रोहित ने फोन काटा। बाहर जाने के लिए स्वीट का मेन डोर खोला। रोहित दरवाजा खोलते ही चौंक गया। उसके सामने एक 26-27 साल की बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ब्लैक फॉर्मल पैंट्स, ब्लैक सैंडल, व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर में वह लड़की काफी एलिगेंट लग रही थी। उस लड़की ने पतली मगर बेहद मीठी आवाज में रोहित से पूछा, इज दिस मिस्टर रोहित मारवा? रोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यस, एंड यू वुड बी डॉक्टर श्रुति? श्रुति ने स्माइल करते हुए रोहित से कहा, नाइस गेस। रोहित ने एक जेंटलमैन की तरह श्रुति को अंदर आने का इशारा किया और कहा, वेल, आई एम सॉरी, मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है तो आई विल हैव टू रश। डॉक्टर अग्रवाल मुझे बताना भूल गए कि आप आने वाली हैं, वरना मैंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी होती। श्रुति ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर मारवा, आई कैन हैंडल द लिटिल वन ऑन माई ऑन। श्रुति को देखकर सनी की आंखें चौड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे श्रुति को देखकर उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। सनी एक पुतले की तरह श्रुति को देखकर फ्रीज हो गया था। श्रुति की नजर सनी पर पड़ी। वह सनी के पास आई और उसके गालों पर हाथ फेरने लगी। सनी के मन में गिटार बजने लगे। श्रुति सनी के गाल सहलाकर बोली, मिस्टर रोहित, यह है आर्यन, देखने से तो काफी समझदार लगता है। श्रुति ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सनी से कहा, हाय, आई एम श्रुति, विल यू बी माई फ्रेंड? सनी ने बिना देर किए श्रुति से हाथ मिला लिया और अपना सर हिलाते हुए कहने लगा, यस ऑफ कोर्स, इट विल बी माई प्लेजर। रोहित बीच में आकर श्रुति से कहने लगा, डॉक्टर, एक्चुअली ही इज सनी माई कजन। आर्यन तो अंदर बेडरूम में है, वह सिर्फ 6 साल का है। नॉर्मली ही इज वेरी पोलाइट एंड ओबीडिएंट, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव करने लगा है। मुझे ऐसा लगता है उस पर किसी का इन्फ्लुएंस हो रहा है। He has been brainwashed। श्रुति ने इस बात का मुस्कुराकर जवाब दिया, 6 साल के बच्चे का मन एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है। उस पर जब चाहो कुछ लिख दो और जब चाहो तब मिटा दो। अगर उसके मन में कोई भी बुरी इन्फ्लुएंस होगी तो मैं उसे मिटा दूंगी, और अगर कोई अच्छी इम्प्रेशन हुई तो उसका फ्यूचर में उसे फायदा ही होगा। आई विल हैंडल इट, डोंट वरी मिस्टर मारवा। श्रुति का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित को यह भरोसा हो गया था कि श्रुति आर्यन की ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएंगी। उसने श्रुति को बाय कहते हुए कहा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो सनी से कह दीजिएगा। आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव। यह कहकर रोहित हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया।
जब से श्रुति आई थी सनी की नजर एक सेकंड के लिए भी श्रुति से हटी नहीं थी। श्रुति ने जब मुड़कर देखा तो सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी बिना पलके झपकाए बस श्रुति को देखे जा रहा था। श्रुति थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सनी से बोली, एक्सक्यूज मी, मे आई नो, मैं आर्यन से कहाँ मिल सकती हूँ? सनी जैसे फिर से होश में आया वैसे सर पर हाथ मारते हुए बोला, श्योर श्योर, दिस वे, यह बेडरूम आर्यन का है। श्रुति आर्यन के रूम में एंटर हुई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसने रूम में चारों ओर जब नजरें घुमाई तो देखा रूम पूरा बिखरा पड़ा था। सारे खिलौने टूटकर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। श्रुति ने देखा रूम के ठीक बीचों बीच एक बीन बैग पर अपने घुटनों के बीच मुंह छुपाकर एक बच्चा बैठा था। श्रुति बीन बैग के पास चलकर आई, अपने घुटनों पर बैठकर बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, हाय, आई एम श्रुति। यह कहकर श्रुति ने बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। रिया अचानक श्रुति को अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरान हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए श्रुति से हैंड शेक किया और कहा, हाय, आई एम रिया। रिया के मन में अभी भी रोहित के लिए गुस्सा था। अचानक सामने आई श्रुति को देखकर रिया भूल गई कि वो इस वक्त आर्यन का रोल प्ले कर रही थी। श्रुति ऐसे कहे बच्चों से मिली थी जो अपने आप को कोई और आइडेंटिटी मानते थे। श्रुति को लगा आर्यन भी उसी मानसिक हालत का शिकार था। आर्यन अपने आप को रिया नाम की लड़की समझ रहा था। श्रुति ने अपनी डिग्री कॉलेज में गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन इतनी कम उम्र में उसकी सक्सेस का कारण ये था कि वो बच्चों के साथ उनके दोस्त की तरह घुल मिल जाती, फिर उनका दोस्त बनकर ही उनके इमोशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाती थी। आर्यन का दोस्त बनाने के लिए श्रुति ने एक कहानी बनाते हुए कहा, वाओ, सचमुच ब्यूटीफुल नेम, रिया। डू यू नो, स्कूल में मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम भी रिया था। वह बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, जस्ट लाइक अ लिटिल प्रिंसेस। इस बात पर रिया ने बड़ी इनोसेंटली श्रुति से पूछा, क्या वो भी मेरी तरह ही दिखती थी? रिया की इस बात पर श्रुति ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में 7 लोगों की शक्ल मिलती है और तुम दोनों की न सिर्फ शक्ल मिलती बल्कि नाम भी मिलते हैं, बिल्कुल रिया। श्रुति के मुंह से रिया नाम सुनते ही रिया को इस बात का एहसास हुआ कि अपना नाम रिया बताकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने भोली शक्ल बनाकर श्रुति से पूछा, रिया? कौन रिया? मेरा नाम तो आर्यन है। यह सुनते ही श्रुति चौंक गई, मगर बच्चे के साथ दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए उसने जानबूझकर इस झूठ को नजरअंदाज करते हुए कहा, ओहो, आई सी, मैंने शायद गलत सुना। इस बात से रिया थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर उसने श्रुति से एक सवाल किया, आंटी, आप कौन हो और आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? श्रुति ने इतने छोटे बच्चे से ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे जब कोई और बहाना नहीं मिला तो उसने कहा, मैं रोहित की दोस्त हूँ। यहाँ रोहित को मिलने आई थी, मगर वह किसी काम से बाहर गए हैं, तो सोचा जब तक उनके वेट कर रही हूँ तब तक क्यों न तुमसे जान पहचान कर लूं। यह बात सुनते ही रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अपने मॉम के लिए जेलसी फील होने लगी। उसने इशारे से श्रुति को अपने पास आने को कहा। श्रुति जब बिल्कुल रिया के पास आई तो रिया ने श्रुति के कान में कहा, बट माई डैड लव्स माई मॉम। ये बात सुनते ही श्रुति के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता था आर्यन की माँ नहीं थी, और जब मिस्टर रोहित भी अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते तो आर्यन आखिर किसकी बात कर रहा था? श्रुति ने मुस्कुराते हुए दबी आवाज में रिया से पूछा, और तुम्हारी मॉम कहाँ है? रिया ने उसी दबी आवाज में जवाब दिया, वो यही है, हमारे आसपास। इस वक्त रिया को यह नहीं पता था कि उसकी यह सारी हरकतें आर्यन को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। डॉक्टर श्रुति को ये लगा कि आर्यन बहुत सेंसिटिव है। उसने अपने मन के अंदर 2 पर्सनालिटीज डेवलप की है। एक में वह अपने आप को रिया समझता है और दूसरी उसकी माँ, जो हकीकत में थी नहीं, बस शायद उसके दिमाग में एक सोच थी। श्रुति ने अपने बैग से कुछ कलरफुल पेपर्स निकाले। हर पेपर पर किसी कार्टून की तस्वीर थी और अलग अलग सवाल, जैसे फेवरेट एक्टर, फेवरेट टॉयज, हॉबीज। श्रुति ने सारे पेपर रिया के हाथ में देकर कहा, जब तक तुम्हारे पापा वापस नहीं आते तब तक हम गेम खेलते हैं। इन पेपर्स पर जो भी सवाल लिखे हैं उनका तुम्हें दिल से आंसर करना है, और गेम खत्म होने के बाद अगर तुमने सारे आंसर सच सच लिखे
तो तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज तुम मुझसे मांग सकती हो। रियाना खुश होकर सारे पेपर अपने पास ले लिए और राइटिंग टेबल पर जाकर आंसर लिखने लगी। उधर लाइफ केयर हॉस्पिटल में ऑपरेशन लगातार 2 घंटों से चल रहा था। पूरी ऑपरेशन रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। बीच बीच में धीमी आवाज में अनिका अपने कॉलीग को इंस्ट्रक्शन देती रहती। हार्ट बीट रीडिंग, ब्लड नंबर 10, हेमोस्टेटिक फॉरसेप्स। इतनी लंबी सर्जरी के बीच ना तो अनिका एक बार भी पानी पिया था और ना ही कोई ब्रेक लिया था। ऑपरेशन करते वक्त उसके हाथ कितने स्थिर थे यह देखकर बाकी डॉक्टर हैरान हो गए थे। उन्हें समझ आ गया कि आखिर क्यों डॉक्टर अमृता का पूरी दुनिया में इतना नाम है। हर आधे घंटे में अनिका के असिस्टेंट आपस में बदलते रहते, मगर अनिका ने लगभग बिना पल के झपकाए अपना पूरा ध्यान सर्जरी में लगा दिया था। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हो रहा था। तभी ज्योति बुआ की पल्स रीडिंग गिरने लगी। एक असिस्टेंट ने पैनिक होकर जोर से कहा, पल्स इज ड्रॉपिंग, वी नीड टू पुट हर ऑक्सीजन। अनिका ने अपना हाथ उठाकर उस डॉक्टर को शांत रहने का इशारा किया। अनिका ने कड़े शब्दों में कहा, स्टॉप पैनिकिंग, ये डॉक्टर कैंट पैनिक व्हाइल ऑपरेटिंग। अनिका की बात सुनते हुए वह डॉक्टर ने अनिका से सॉरी कहा। अनिका का ध्यान अब भी अपनी सर्जरी पर था। वह ऑपरेट करते हुए बोली, एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो, पेशेंट को ठंड लग रही है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। टेम्परेचर के बढ़ते ही थोड़ी देर में ज्योति बुआ की पल्स वापस नॉर्मल हो गई। हॉल में खड़े बाकी लोग अब तक यह समझ चुके थे कि डॉक्टर अमृता नॉलेज और कॉमन सेंस दोनों का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है। शायद इसीलिए वह अपनी श्रेणी के डॉक्टर्स में सबसे ऊंची पोजीशन में थी। डॉक्टर अग्रवाल के केबिन में चाय पीते पीते डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी रोहित, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि आज श्रुति आर्यन से मिलने वाली है। रोहित ने अपना चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, मैं जानता हूँ मैं आपको यह रिक्वेस्ट बहुत बार कर चुका हूँ, बट टुडे वी हैव अ चांस। डॉक्टर अमृता चाहे कितनी भी फीस मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस दादी का ऑपरेशन करने के लिए राजी हो जाएं किसी भी तरह। डॉक्टर अग्रवाल ने अपना चश्मा उतारकर आंखें मसलते हुए कहा, आई नो रोहित, बट मैं भी आज पहली बार उनसे मिला, काफी प्रोफेशनल लग रही हैं। ज्यादा बात नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि पैसे के ऑफर से बात बन जाएगी। पैसों की लालच नहीं है उन्हें। इनफैक्ट आज के ऑपरेशन की फीस भी नहीं ले रही हैं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, हम कब मिल सकते हैं उनसे? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, देखो ऑपरेशन और कम से कम 2 घंटे चलेगा, उसके बाद तुम उनसे मिल लेना। तब तक तुम अगर चाहो तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो। रोहित को 2-3 घंटे यहाँ इंतजार करना था। उसने सोचा क्यों न एक बार डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन करते हुए देखा जाए। जो डॉक्टर इतनी रिक्वेस्ट करने पर भी रोहित से नहीं मानी थी, मनाली में रहने वाली मिडिल क्लास औरत ज्योति शर्मा का ऑपरेशन करने के लिए कैसे राजी हो गई, वो भी विदाउट फीस। रोहित ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के बीचों बीच एक कांच का सर्कल था जिससे अंदर झांक कर देखा जा सकता था। रोहित बाहर खड़ा होकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर देखने लगा। अनिका पूरी तरह पीपी किट से ढकी हुई थी। बस दूर से रोहित को इतना जरूर पता चलता, जो डॉक्टर पेशेंट के सर के पास खड़ी होकर सर्जरी कर रही थी वही डॉक्टर अमृता थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल का मालिक रोहित मारवा था, मगर अपने हॉस्पिटल में आई डॉक्टर अमृता को मिलने के लिए उसे एक आम आदमी की तरह वेट करना होगा। अचानक रोहित का फोन बजने लगा। फोन की आवाज अंदर न पहुंचे, इस डर से रोहित ने मोबाइल को साइलेंट किया। दौड़कर हॉस्पिटल के स्टेयरकेस पर चला गया। जब रोहित ने फोन उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई, हेलो मिस्टर मारवा, आई एम डॉक्टर श्रुति वर्मा। श्रुति का नाम सुनते ही रोहित ने बड़े पोलाइटली पूछा, ओहो डॉक्टर, आप आर्यन से मिले? हाउ वाज योर सेशन? श्रुति ने जवाब दिया, इट वाज ग्रेट। आर्यन इज वेरी इंटरेक्टिव बॉय फॉर दिस एज, बट। इतना कहकर श्रुति अटक गई। रोहित ने इस बात से परेशान होकर पूछा, बट व्हाट? डॉक्टर प्लीज टेल मी, क्या हमें आर्यन को स्पेशल स्कूल में डालना पड़ेगा? रोहित की बात सुनते ही श्रुति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। माई ऑब्जर्वेशन आर डेट आर्यन मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार है। अपने आप को लिटिल प्रिंसेस समझता है।
उसकी सारी हॉबीज, उसकी सारी लाइक्स डिसलाइक्स बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी लड़की की होनी चाहिए। ये बात सुनकर रोहित बिल्कुल खामोश हो गया। सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए श्रुति ने कहा, मिस्टर मारवा, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इस चीज का इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो शरीर से स्त्री या पुरुष होते हैं, लेकिन उनका मन बिल्कुल उनके लिंग के विपरीत होता है। मेडिकल वर्ल्ड में ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट ए स्टेट ऑफ माइंड। और आर्यन के केस में ऐसा ही हुआ है। वह अपनी माँ को देख सकता है। आर्यन ने अपने मन में उसकी माँ को जन्म दिया है। उसे लगता है कि वह औरत उससे बातें करती है। रोहित चुपचाप श्रुति की बात सुन रहा था। श्रुति ने आगे कहा, आर्यन अपनी माँ को लेकर बहुत पोसेसिव है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी वक्त आर्यन को ये एहसास मत होने देना कि वह जो सोच रहा है वह गलत है। ऐसा करने से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है, या उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक होगा जब उसे यह पता चलेगा कि वह जिसे सच समझ रहा है वो रियलिटी है ही नहीं। आई विल काउंसिल हिम एंड स्लोली ब्रिंग हिम बैक टू रियलिटी। रोहित को अब आर्यन की बहुत फिक्र होने लगी थी, मगर उसने अपने आप को संभालते हुए श्रुति को थैंक्स कहा और फोन काट दिया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी परवरिश में कहाँ कोई गलती हो गई। उसने हमेशा चाहा कि आर्यन को वो हर खुशी मिले जो उसकी माँ के होते हुए उसे मिलती, मगर आज उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि पैसा खिलौना तो खरीद सकता था, मगर प्यार नहीं खरीद सकता। रोहित गहरी सोच में ऑपरेशन हॉल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठ गया और डॉक्टर अमृता का इंतजार करने लगा। उसके ठीक सामने की बेंच पर प्रीति बैठी थी। प्रीति हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे देखकर रोहित को इतना समझ आ गया कि अंदर जो पेशेंट है वह जरूर प्रीति की माँ होगी। ऑपरेशन थिएटर लगभग 3.5 घंटे बीत चुके थे। ऑपरेशन अपने आखिरी स्टेज पर था। सब कुछ स्मूथ चल रहा था। तभी एक नर्स हाथ में ट्रे लिए ऑपरेटिंग टेबल से टकराई। मेटल की ट्रे जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही जोर से आवाज हुई और सारे इक्विपमेंट्स जमीन पर गिर गए। उस वक्त अनिका स्टिचेज ले रही थी। अचानक ऐसी आवाज होने के बावजूद अनिका के हाथ जरा भी नहीं हिले। नर्स इक्विपमेंट्स को फिर से ट्रे में रखते हुए अनिका को सॉरी कहने लगी। इस बार अनिका ने नर्स को डांटते हुए कहा, क्या आपको पता है आपकी यह छोटी सी गलती क्या कर सकती है? अभी तो मैं स्टिचेज ले रही थी। अगर कहीं ट्यूमर निकालते वक्त ऐसा हादसा हुआ होता तो? शॉक की वजह से उस वक्त मेरा हाथ जरा सा भी हिल गया होता तो पेशेंट की जान भी जा सकती थी। ऑपरेटिंग रूम में मौजूद सारे जूनियर्स और हेल्पर्स अनिका की डांट सुनकर शर्मिंदा हो गए थे और उन्हें यह भी पता था कि उनकी यह भूल हॉस्पिटल की रेपुटेशन बिगाड़ सकती थी। अनिका ने ज्योति बुआ के सर पर आखिरी 2 स्टिचेज लगाए, फिर घाव को ढकने के लिए सर पर ड्रेसिंग कर दी। वैसे तो यह काम बड़े सर्जन का नहीं था, मगर अनिका ऑपरेशन के खत्म होने तक ज्योति बुआ पर हो रही हर ट्रीटमेंट खुद करना चाहती थी। पट्टी लगाकर अनिका ने हाथ के ग्लव्स निकालकर ट्रे में डाले। अनिका ने अनाउंस कर दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। रूम में मौजूद सभी ने राहत की सांस ली। उन सबको पता था कि आज ऑपरेशन कितना मुश्किल था और किस तरह डॉक्टर अमृता ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सभी ने अनिका को कंग्रेचुलेट किया। नर्स ज्योति बुआ को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए तैयार करने लगी। बाकी के डॉक्टर और जूनियर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने लगे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलते ही रोहित अपनी बेंच पर से खड़ा हो गया। प्रीति दौड़कर बाहर निकलते डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, चीयर अप यंग लेडी, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। यह सुनते ही प्रीति के सब्र का बांध एकदम से टूट गया और वह फुट फुट कर रोने लगी। सारे लोग प्रीति को आश्वासन देने लगे। जैसे ही अनिका ऑपरेटिंग रूम से बाहर आई, उसने देखा कि सारा रास्ता ब्लॉक था। उसने यह भी देखा कि ठीक भीड़ के उस तरफ रोहित खड़ा डॉक्टर अमृता का इंतजार कर रहा था। अनिका को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने रोहित को वहां एक्सपेक्ट नहीं किया था। अंदर वाली नर्स हाथ में ट्रे लेकर बाहर निकली। आगे कोई जगह ना होने की वजह से वो नर्स वहीं रुक गई थी। अनिका को एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपना हाथ ट्रे पर मार दिया और ट्रे जमीन पर गिर गई। आगे खड़े लोग हड़बड़ा गए और एक जूनियर डॉक्टर ने नर्स से कहा, आज क्या हो गया है तुम्हें? यह तुम्हारे हाथ में ट्रे टिक क्यों नहीं रही है? बाकी का स्टाफ बेचारी नर्स पर हंसने लगा। सिचुएशन थोड़ी क्वैटिक हो गई। मौका देखकर अनिका बगल वाले केबिन में जल्दी से चली गई। केबिन में जाकर वह अपनी पीपीई किट उतारने लगी।
उसने जल्दी ही पीपीई किट उतारकर अपनी पर्स कंधे पर टांगी और फिर से बाहर जाने लगी। लेकिन उसने देखा कि बिल्कुल सामने प्रीति खड़ी थी। अनिका और प्रीति कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। प्रीति की आंखों से निकलते आंसू देखकर अनिका की आंखों में भी पानी आ गए। प्रीति धीरे कदमों से अनिका की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही उसके पास आई प्रीति अनिका के पांव पड़ गई। रोते हुए अनिका से कहने लगी, मुझे माफ कर देना दीदी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर देना प्लीज। अनिका ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर होने के बाद जब दोनों शांत हुए तो प्रीति के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। उसने अनिका से कहा, दीदी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ही डॉक्टर अमृता हो। अनिका ने यह सुनते ही उसके होठों पर उंगली रखकर उसे कहा, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, समझी। प्रीति का रोना अब हंसी में बदल गया था। प्रीति ने हंसते हुए अनिका को हक किया। अनिका को पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस किसी तरह पीछे रोहित ना हो। तभी उसे रोहित की आवाज सुनाई दी, थैंक्स गॉड, मैंने तो समझा मैंने आपको मिस कर दिया। बाहर खड़े डॉक्टर्स को जब मैंने पूछा कि डॉक्टर अमृता कहाँ है तो सब कहने लगे कि शायद वह चली गई। लाइकली आप मुझे यहाँ मिल गई। प्रीति और अनिका एक दूसरे को देखने लगे। प्रीति को लगा कि आज रोहित के सामने अनिका का राज खुल जाएगा। अनिका ने मुड़कर रोहित की ओर देखा तो सामने अनिका को देखकर रोहित चौंक गया। अनिका को सामने देखकर रोहित की सांसें अटक गई थी। उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित के मन में जो सवाल था वह उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। अनिका समझ चुकी थी कि उसे अपनी डिजिटल आइडेंटिटी पर से पर्दा हटाना पड़ेगा। रोहित की नजर अनिका से हट नहीं रही थी। वह धीरे कदमों से अनिका और प्रीति की तरफ बढ़ा। हाथ से अनिका की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप यहाँ? तो डॉक्टर अमृता कहाँ है? इतना कहकर रोहित अटक गया। वो चाहता था कि आगे की बात अनिका पूरी करे। अनिका के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रोहित को सब कुछ सच बताने वाली थी। प्रीति ने अनिका का हाथ पकड़कर अनिका को ऐसा करने से रोक लिया। प्रीति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोहित से कहा, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपके हॉस्पिटल का कोई रूल भी टूटा है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, बल्कि दीदी को नहीं। प्रीति का यह बात रोहित की कुछ समझ नहीं आई। रोहित ने कंफ्यूज होकर प्रीति से पूछा, आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। प्रीति रोहित के सवाल का जवाब सोच रही थी। वह कभी रोहित को देखती तो कभी अनिका को। फिर धीरे धीरे धीमी आवाज में प्रीति ने रोहित के सवाल का जवाब देना शुरू किया। वो मैंने ही दीदी से कहा था वह ऑपरेशन के वक्त मम्मी के साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहे। वो मैं डर गई थी जब मैंने सुना कि कामनी डॉक्टर अमृता को मम्मी के ऑपरेशन में असिस्ट करने वाली है, तो मैं घबरा गई थी। कामिनी दीदी की सौतीली बहन है और वो दीदी को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दीदी ने नर्सिंग की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, इसलिए मैंने ही दीदी से रिक्वेस्ट की अगर वह पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में चली जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा और मम्मी का ऑपरेशन भी दीदी की निगरानी में हो जाएगा। प्लीज आप ये बात डॉक्टर अग्रवाल को मत बताना। ये बात सुनकर रोहित बहुत हैरान हो गया। रोहित ने अनिका की तरफ कामनी का बर्ताव कुछ दिनों पहले होटल में देख लिया था, इसलिए प्रीति की बताई इस कहानी पर उसे विश्वास हो गया। रोहित ने अनिका और प्रीति की ओर देखकर पूछा, ओके, तो फिर डॉक्टर अमृता कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वेयर इज शी? अनिका रोहित को कुछ कहे उससे पहले प्रीति ने रोहित की बात का जवाब दे दिया। सर वो आई तो थी, उन्होंने पीपी किट उतारी और निकल गई। बहुत बिजी डॉक्टर लग रही थी, शायद अब तक एयरपोर्ट पहुंच गई होंगी। रोहित ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसे आज बहुत अफसोस हो रहा था कि फिर से उसने डॉक्टर अमृता को मिलने का मौका गवा दिया था। रोहित का यह रिएक्शन देखकर प्रीति ने रोहित से पूछा, सर क्या आपका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था? रोहित जानता था कि इस सवाल का जवाब अगर प्रीति को मिल भी जाता तो प्रीति उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रीति से कहा, इट्स ओके, डोंट वरी, आप लोग जाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। रोहित वहीं केबिन में खड़ा यह सोच रहा था, आखिर डॉक्टर अमृता कैसे हमेशा उसकी नजर के सामने से गायब हो जाती हैं। प्रीति और अनिका केबिन के बाहर निकलने लगे, तभी रोहित ने पीछे से आवाज लगाई, एक मिनट। प्रीति और अनिका दरवाजे पर रुक गए। उन्हें डर था कहीं रोहित ने उनका झूठ पकड़ तो नहीं लिया। अनिका और प्रीति रोहित की ओर मुड़े। रोहित ने अनिका को देखकर कहा, देखो
हॉस्पिटल का रूल तो तुमने तोड़ा है। ऐसे ही पेशेंट के रिश्तेदार ऑपरेटिंग रूम में बिना किसी परमिशन के आते रहे तो पेशेंट की जान और हॉस्पिटल के रेपुटेशन दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। प्रीति और अनिका को रोहित की इस धमकी का मतलब समझ नहीं आया। रोहित ने अपने दोनों हाथ जेब में डालकर एक प्रोफेशनल की तरह अनिका के सामने एक प्रस्ताव रखा। अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके इस हरकत के बारे में डॉक्टर अग्रवाल से शिकायत नहीं करूंगा। अनिका और प्रीति रोहित का ये प्रस्ताव सुनकर एक दूसरे को देखने लगी। रोहित 2 कदम आगे आया। रोहित अनिका को अपना प्रपोजल समझाने लगा। मेरा बेटा एक बहुत ही नाजुक स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। उसे वहां से बाहर निकालकर रियलिटी में लाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। अनिका के चेहरे का कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि रोहित बार बार उसे अपने बेटे से दूर रहने की वार्निंग देता था और आज उसी बेटे की परेशानी दूर करने के लिए रोहित उसकी मदद मांग रहा था। रोहित ने अनिका और प्रीति के चेहरे का कंफ्यूजन पढ़ लिया था। उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए रोहित अनिका से कहा, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आप बस कुछ दिनों तक कुछ देर मेरे बेटे से मिले, उससे बातें करें, मगर हाँ मेरे सामने। बस फिर 1-2 दिन में उसे पता चल जाएगा कि उसने अपने मन में आपके लिए जो इमेज बनाई थी वह गलत थी। रोहित को लग रहा था ऐसा करने से आर्यन को पता लग जाएगा कि अनिका उसकी मॉम नहीं थी। रोहित को यह भी पता था कि अगर अनिका रोहित के करीब आना चाहती थी तो वो ये मौका कभी नहीं छोड़ेगी। रोहित शांत खड़ा अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, देखिए मिस्टर रोहित, मैं ना तो कोई आया हूँ और ना ही कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मुझे आपके बच्चे से पूरी सिंपैथी है, मगर इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती और आप चाहें तो डॉक्टर अग्रवाल से मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट मेरे खिलाफ लीगल एक्शन भी लेना चाहे तो प्लीज गो अहेड, माय लॉयर विल हैंडल इट। इतना कहकर अनिका ने प्रीति का हाथ पकड़ा और केबिन से बाहर निकल गई। अनिका का जवाब सुनकर रोहित को मानो इलेक्ट्रिक करंट लग गया था। अनिका को समझने में रोहित पूरी तरह फेल हो चुका था। रोहित के लिए यह तय करना मुश्किल था कि अनिका आखिर थी कौन, एक एरोगेंट पैसे वाली लड़की या कोई जालसाज जो रोहित को फंसाने की कोशिश कर रही थी, या फिर वह कोई और ही थी जो सामने होकर भी सामने नहीं थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। दोनों बच्चे हमेशा की तरह होटल के टेरेस पर वाटर टैंक के नीचे मिले। जब रिया ने देखा कि आसपास टेरेस पर कोई नहीं है तो उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए आर्यन से कहा, ओफो, डैड तो बहुत बोरिंग है, हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। ये करना है, वो करना है, ये खेलना है, इसे नहीं खेलना है, यहाँ तक कि मम्मी से बात करने को मना करते हैं। आर्यन मन ही मन सोच रहा था, जिस सिचुएशन को रिया कुछ घंटे नहीं संभाल पाई, आर्यन बचपन से उसी सिचुएशन में रहता है। आर्यन ने रिया के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, आई नो, डैड नहीं चाहते कि मैं मॉम से बात करूं, शायद मॉम उन्हें अच्छी नहीं लगती। रिया ने अपने दोनों होठ दबाकर कहा, नॉनसेंस, मॉम किसी को पसंद ना आए, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर मॉम और डैड एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो हमारे लिए उन्हें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों बच्चे वाटर टैंक के नीचे उल्टे लेटकर आसमान की ओर देखने लगे। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। आर्यन ने जमीन की ओर देखते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में रिया से कहा, अगर तुम चाहो तो वापस मॉम के पास आ सकती हो। ये कहते हुए आर्यन को अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वो जानता था कि रिया को इस तरह रिस्ट्रिक्शन में रहना पसंद नहीं था। रिया ने एक हाथ आर्यन के कंधे पर रखा और कहा, ओके, हम फिर से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, मगर डोंट बी अपसेट। मौका मिलते ही मैं तुम्हें वापस मॉम के पास भेज दूंगी। प्लीज प्रे टू गॉड कि हमें बहुत जल्द ये अदला बदली करने की जरूरत न पड़े। मॉम, डैड और हम दोनों हमेशा के लिए साथ ही रहे। रिया की ये बात सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। आर्यन को हंसते हुए देखकर रिया भी खुश हो गई। रिया ने आर्यन के सिर पर अपना सर प्यार से टकरा दिया। दोनों बच्चे बड़े ही प्यार से हंसने लगे। हंसते हंसते रिया ने आर्यन से कहा, सनी चाचू इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। वो मेरी गेमिंग टैलेंट के फैन हैं। उन्हें ये लगता है कि वो जिसके फैन है वो तुम ही हो। मैंने तुम्हारे कमरे के राइटिंग डेस्क की ड्रॉवर में सनी चाचू से कहकर एक फोन रखवा दिया है। तुम अब आसानी से जब चाहो मुझे फोन कर देना। ये बात सुनकर आर्यन को बहुत ताजुब हुआ, साथ ही उसे अपनी बहन पर प्राउड भी फील हुआ। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से कहा, बाय द वे, आज पापा की दोस्त श्रुति आई थी।
उसने मेरा एक टेस्ट लिया जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। बदले में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी मांगू वह मुझे मिलेगी। तो तुम तैयार रहना अपनी बहन की तरफ से पहले गिफ्ट के लिए। मैंने जो उनसे मांगा है वो पापा आते वक्त ले आएंगे और तुम्हें दे देंगे। आर्यन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने बड़े क्यूरियोसिटी से रिया को पूछा, क्या मांगा है तुमने? रिया ने आर्यन के सिर पर हाथ मारते हुए कहा, बुद्धू, वो ही तो सरप्राइज है, लेकिन गिफ्ट मिलते ही तुम खुश हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आर्यन बहुत खुश हो गया और रिया को हग करके बोला, थैंक यू सो मच सिस्टर, यू आर सो स्मार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में फिर से चले गए। इधर प्रेसिडेंशियल सीट 2401 में आर्यन अपने स्वीट में अपनी गिफ्ट का वेट कर रहा था। सनी उसे बार बार एक ही चीज पूछ रहा था, भतीजे तुम जीनियस हो ये तो मान गया, लेकिन रोहित भैया के सामने ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए तुम? क्या ऑर्डर करने लगे हो तुम? सच कहूँ तो मैं डर गया था। एक बार तो मुझे लगा कि किसी जिद्दी गेमर की आत्मा ने तुम्हें बस में तो नहीं कर लिया। आर्यन भले ही जो हुआ उसके बारे में नहीं जानता था, मगर वो रिया की एबिलिटीज जानता था। आर्यन ने सनी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो किताब के अंदर मुंह डालकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। आर्यन का पूरा ध्यान आने वाली सरप्राइज पर था। किसी भी चीज के लिए आर्यन को कभी इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई थी, मगर ये गिफ्ट स्पेशल थी क्योंकि ये गिफ्ट उसे उसकी बहन ने दी थी। थोड़ी देर बाद स्वीट का मेन डोर खुला और रोहित एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आया। आर्यन जिसकी नजरें पहले से ही दरवाजे पर थी, वो रोहित के हाथ में बॉक्स देखकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रोहित को डॉक्टर श्रुति ने समझाया था कि उसे आर्यन के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करना था। रोहित ने मुस्कुराकर आर्यन से कहा, मैंने सुना आज तुमने एक चैलेंज जीती है, तो देखो तुमने जो मंगवाया था वो मैं लेकर आया हूँ। रोहित के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें गिफ्ट रैप किया गया था। आर्यन की पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसे बस इंतजार था कि कब वो बॉक्स खुले और उसकी गिफ्ट उसके सामने हो। बॉक्स उठाने में सनी ने आर्यन की मदद की। दोनों ने बॉक्स टेबल पर रखा। आर्यन बॉक्स के ऊपर की गिफ्ट रैपिंग निकालने लगा। आर्यन को खुश देखकर रोहित की फिक्र थोड़ी कम हो गई थी। आर्यन ने जब बॉक्स खोला तो अपने गिफ्ट देखकर वो चौंक गया। उसका हंसता हुआ चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया। बॉक्स के अंदर एक बड़ी सी बारबी डॉल थी। आर्यन कभी बारबी डॉल को देखता तो कभी रोहित को। आर्यन को आज ये एहसास हो चुका था कि उसकी बहन हर चीज में बहुत स्मार्ट थी, मगर खिलौनों की पसंद में वो बिल्कुल जीरो थी। खिलौनों के मामले में गर्ल्स और बॉयज की चॉइस अलग होती है। ये न तो आर्यन जानता था और न ही रिया। आर्यन ने बॉक्स और डॉल वहीं पर छोड़ दिए। आर्यन फिर से अपने चेयर पर जाकर बैठ गया और किताब में मुंह डालकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। आर्यन का ये रिएक्शन देखकर रोहित को आर्यन का बिहेवियर फिर से अजीब लगने लगा। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और आर्यन से कहा, आज श्रुति तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। उसने कहा कि तुमने टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे आंसर लिखे, और जब उसने तुम्हें पूछा कि तुम्हें प्राइज में क्या चाहिए तो तुम्ही ने कहा था कि एक बड़ी सी बारबी डॉल चाहिए तुम्हें, तो देखो मैं लेकर आया हूँ। आर्यन ने रोहित की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। रोहित का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। वो आर्यन के पास आकर बैठा और उसे बड़े ही प्यार से पूछा, क्या हुआ आर्यन? तुमने ही इस गिफ्ट के लिए जीत की थी, अब जब गिफ्ट ले आया हूँ तो उसे देख भी नहीं रहे हो। आर्यन ने फिर रोहित की बातों को इग्नोर कर दिया। अब रोहित की पेशेंस खत्म होने वाली थी। तभी रोहित का ध्यान आर्यन के हाथ की किताब पर गया, जो आर्यन ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी। रोहित ने किताब खींचकर टेबल पर पटक दी। रोहित अपना कंट्रोल खोते हुए गुस्से से आर्यन को कहने लगा, व्हाट इज दिस आर्यन? तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? सुबह कुछ होते हो, शाम को कुछ और होते हो, आखिर हो क्या क्या है तुम्हें? सुबह को जो चीज के लिए तुम इतनी जिद कर रहे थे, शाम को वो चीज तुम्हारे सामने पड़ी है तो उसे देखते तक नहीं। आर्यन ने अपना मुंह अपने दोनों पांव के बीच छुपा लिया था। इससे रोहित का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने आर्यन से कहा, एट लीस्ट लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग। सनी रोहित को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहित ने सनी को भी वार्न कर दिया, खबरदार, आज अगर तुमने आर्यन की साइड लेने की कोशिश की तो तुम्ही ने बिगाड़ दिया है इसे। आखिर तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो आर्यन? तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें किसी ने बदल दिया है आर्यन। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने तुम्हें।
रोहित आगे बोलते हुए अटक गया। उसे समझ आ गया कि कौन आर्यन पर जादू चला रहा था। रोहित मेन डोर की तरफ जाने लगा और सनी से कहा, खबरदार, अगर तुम में से कोई बाहर आया है आज उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। इतना कहकर रोहित ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रोहित बहुत गुस्से में प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजा दी। रोहित आज अनिका को होटल से निकालने का फैसला कर चुका था। रोहित एक्सपेक्ट कर रहा था कि अनिका दरवाजा खोलेगी, मगर दरवाजा रिया ने खोला था। अनिका के स्वीट का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही रिया ने रोहित को देख लिया। जब रोहित के सामने दरवाजा खुला तो रोहित को अपने आई लेवल के सामने कोई नहीं दिखा। रिया की हाइट कम थी, इसलिए जब तक रोहित अपनी नजर नीचे करता, रिया दरवाजे के पीछे छुप चुकी थी। स्वीट के अंदर अंधेरा था। रोहित ने 2-3 बार आवाज लगाई, हेलो मिस अनिका, आर यू देयर? मिस अनिका, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। जब सामने से कोई आवाज नहीं आई तो रोहित को लगा शायद सोने से पहले अनिका ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया होगा। रोहित काफी गुस्से में जरूर था, मगर बिना इजाजत के कमरे के अंदर चले जाना उसके एटिकेट में नहीं था। रोहित ने 2-3 बार और आवाज लगाई, मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो हिम्मत करके रोहित कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वहां लिविंग रूम में चारों ओर अंधेरा था। रोहित ने सोचा शायद अनिका बालकनी में होगी। वो धीमे कदमों से बालकनी की ओर बढ़ने लगा। जब रोहित ने बालकनी का पर्दा हटाया तो देखा कि बालकनी पूरी तरह से खाली थी। रोहित को लगा अब कमरे में रुकना सही नहीं होगा, शायद अनिका कमरे में लौटी ही नहीं है। वो अपने स्वीट में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि बेडरूम का दरवाजा पूरी तरह से खुला था। अनिका बेड पर गहरी नींद में सोई थी। बेडरूम की खिड़की से चांद की रोशनी बेड पर पड़ रही थी। चांदनी रोशनी में अनिका की खूबसूरती और भी निखर के आ रही थी। कुछ देर के लिए रोहित अनिका को बस यूं ही खड़ा देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की जिसका चेहरा इतना मासूम था, वो किसी बच्चे को ब्रेन वॉश करने जैसी घिनौनी साजिश क्यों करेगी। अनिका के कमरे में इस तरह आकर उसे देखना रोहित को ठीक नहीं लग रहा था। तभी अचानक अनिका की आंख खुली। रोहित बहुत घबरा गया। उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए थे। अनिका ने रोहित को दरवाजे पर खड़ा देखा तो खुली आंखों से उसे बस देखती रही। अनिका दिन भर की थकान और नींद के कारण समझ नहीं पाई कि वो सपना देख रही थी या सचमुच रोहित उसे दरवाजे से देख रहा था। थोड़ी देर में अनिका की आंखें फिर से बंद हो गई। रोहित ने अब तक पकड़ के रखी सांस छोड़ी। उसने अनिका के बेडरूम का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की ओर लौटने लगा। रोहित अभी मेन डोर की तरफ पहुंचा ही था कि दरवाजे के पीछे से उसे आवाज सुनाई दी। रोहित ने अपनी जेब से फोन निकालकर टॉर्च ऑन कर दी। उसने दरवाजा हटाकर देखा। दरवाजे के पीछे छुपी रिया को रोहित ने देख लिया। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित ने रिया को बिल्कुल दबी हुई आवाज में कहा, आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि हमारे स्वीट से बाहर मत आना। तुम आजकल मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो आर्यन? रिया का हाथ पकड़कर रोहित उसे स्वीट से बाहर ले गया। रिया को पता था कि अगर रोहित उसे अपने स्वीट में ले गया तो रिया और आर्यन आमने सामने हो जाएंगे और उनकी सारी पोल खुल जाएगी। रिया ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर रोहित की ताकतवर हाथों के सामने रिया की ताकत बहुत कम पड़ रही थी। रोहित गुस्से में रिया को खींचते हुए अपने स्वीट तक ले गया। रोहित ने अपने स्वीट का दरवाजा खोला और रिया को अंदर ले गया। डाइनिंग टेबल पर बैठे सनी ने जब रिया और रोहित को एक साथ देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अभी अभी कुछ ही सेकंड पहले आर्यन उसके सामने बेडरूम में गया था। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि अगर अभी थोड़ी देर पहले आर्यन बेडरूम में गया था तो आर्यन अब रोहित के साथ कैसे आ सकता है। रोहित रिया का हाथ पकड़कर अंदर बेडरूम में ले गया। सनी बस एक ही जगह पर बैठा हुआ फटी हुई आंखों से दोनों को देख रहा था। रोहित ने आर्यन के बेडरूम का दरवाजा खोला और रिया के साथ बेडरूम में चला गया। रिया ने कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोक ली थी। उसे पता था बस अब कुछ ही सेकंड में आर्यन और रिया की पोल खुल जाएगी। बेडरूम में आते ही रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। रिया ने बेडरूम में चारों तरफ देखा। उसे आर्यन कहीं नजर नहीं आया। रोहित ने रिया को बीन बैग पर बिठाया और खुद घुटनों पर बैठ गया। इस बार रोहित की आंखों में गुस्सा नहीं था। रोहित बेहद हारी हुई आवाज में रिया से कहने लगा, देखो आर्यन, मैं जानता हूँ इस उम्र में हर बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। दुनिया में हर एक को सब कुछ मिले ये जरूरी नहीं होता।
तुम्हारे पास मम्मा नहीं है, मगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें अपनी मम्मा की कमी कभी महसूस न हो। मगर आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं हार चुका हूँ आर्यन। रोहित के मुंह से यह बात सुनकर रिया को बहुत बुरा लगा। रिया रोहित को इस तरह हारा हुआ नहीं देख सकती थी। वो अपने बिन बैग पर से उठी और रोहित को हग कर लिया। थोड़ी देर रोहित और रिया बिना कुछ बोले एक दूसरे को प्यार करते रहे। फिर रोहित ने रिया को फिर से बिन बैग पर बिठाकर कहा, अगर तुम्हें वो आंटी के साथ बातें करना इतना पसंद है तो मैं उनसे कहूंगा कि रोज कुछ देर यहाँ आकर तुम्हारे साथ वक्त बिताएं। यह सुनते ही रिया के मुंह से तुरंत आवाज निकली, नहीं डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिया को पता था अगर अनिका ने रोहित की बात मान ली और अनिका यहाँ आर्यन को मिलने आ गई तो ये उसके और आर्यन के लिए मुसीबत हो सकती है। रिया ने अपनी आवाज दबाते हुए रोहित से कहा, नो आई मीन उसकी कोई जरूरत नहीं है डैड। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनसे बातें नहीं करूंगा तो वही करूंगा जो आप चाहते हैं। रिया की ये बात सुनकर रोहित को अपने बेटे पर प्राउड फील हुआ। उसने रिया के सिर पर हाथ घुमाया और बेडरूम से बाहर चला गया। जैसे ही रोहित बेडरूम से बाहर गया, रिया रिलैक्स हो गई। अब उसने बेडरूम में चारों ओर देखा और धीरे से आवाज लगाना शुरू किया, आर्यन, आर्यन, कहाँ हो तुम? कम आउट, रास्ता क्लियर है। रिया बेडरूम में आर्यन को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। आर्यन और रिया ने एक दूसरे को देखा। दोनों दौड़कर कमरे के एक कोने में जाकर छुप गए। वो दोनों ठीक राइटिंग टेबल के पीछे जाकर छुप गए ताकि अगर कोई बेडरूम में आए तो उनमें से एक सीधा बेड के नीचे छुप जाएगा। आर्यन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफी डर गया था। उसकी डरी हुई आवाज में आर्यन ने रिया से पूछा, डैड को कुछ पता तो नहीं चला? रिया ने जवाब दिया, थैंक्स गॉड, अब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज तो मुझे लगा कि हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। अगर मॉम डैड को पता चल गया कि हम दोनों भाई बहन हैं तो दोनों में से एक को हम दोनों की कस्टडी मिल जाएगी। बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि उन्हें पता चले कि हम दोनों जुड़वा हैं, वो दोनों आपस में प्यार करने लगे ताकि हमें मॉम और डैड दोनों का प्यार एक साथ मिले। आर्यन को रिया की बात सही लगी। उसे रिया पर पूरा विश्वास भी था। आर्यन ने रिया से पूछा, वेयर इज मॉम? रिया ने जवाब दिया, मॉम आज बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन करके आई थी, इसलिए वो सो गई हैं। मॉम जब भी कोई मुश्किल सर्जरी करके आती हैं तो कम से कम 10 से 12 घंटे सो जाती हैं, लेकिन मुझे उनके जागने से पहले मुझे वहाँ फिर से लौटना होगा। आर्यन ने मौका देखकर रिया से एक रिक्वेस्ट कर दी, अगर मॉम सो ही गई है तो क्या मैं आज रात मॉम के बगल में सो सकता हूँ प्लीज? आर्यन की प्यारी शक्ल देखकर रिया इस बात को टाल न सकी। उसे पता था कि आर्यन ने इतने साल क्या मिस किया था। रिया ने अपनी जेब से अपने कमरे का की कार्ड निकाला और आर्यन को दिया। फिर कहा, हमें वेट करना होगा, डैड और सनी चाचू सो जाएं, उसके बाद तुम चले जाना। आर्यन ने रिया को बड़े प्यार से थैंक्स कहा। तभी रिया को कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, अरे हाँ, मेरी गिफ्ट कैसी लगी, ये तो बताया नहीं तुमने। आर्यन ने कप बोर्ड में रखी बारबी डॉल निकालकर रिया के हाथ में रख दी। रिया डॉल को देखकर जैसे पागल हो गई कि उसके मुंह से जोर से आवाज निकली, वाओ, शी इज सो क्यूट। रिया की आवाज इतनी तेज थी कि बाहर बैठे रोहित और सनी को लगा शायद आर्यन को अंदर कोई प्रॉब्लम हुई थी। जैसे ही रोहित ने बेडरूम का दरवाजा खोला, आर्यन बेड के नीचे छिप गया। रोहित ने देखा कि रिया बारबी डॉल को हग करके खड़ी थी। रिया ने रोहित की ओर देखा और बारबी डॉल को किस करते हुए कहा, थैंक यू डैड, आई लव यू सो मच। आर्यन का यह बर्ताव देखकर रोहित को लगभग चक्कर आने लगे थे, मगर बिना कुछ बोले अपने आप पर कंट्रोल करके रोहित ने आर्यन को एक स्माइल दी और दरवाजा बंद कर दिया। अपने कमरे में गहरी नींद में सोई अनिका की आंखें अचानक से खुल गई। उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में रिया नहीं थी। उसे इस बात को लेकर गुस्सा आ गया कि इतनी देर रात तक रिया मोबाइल में गेम खेल रही थी। वो अपने बेड से उठकर बाहर लिविंग रूम में गई। उसने लाइट जलाई। रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी, ना ही कमरे में, ना ही बाहर बालकनी में। घबराकर अनिका रिया को आवाज लगाने लगी, रिया, रिया कहाँ हो तुम? वेयर आर यू रिया? जब उसने देखा कि रिया पूरे कमरे में कहीं मौजूद नहीं है तो अनिका ने मेन डोर खोला तो आर्यन बिल्कुल डोर के सामने हाथ में की कार्ड लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। अनिका बेहद गुस्से में उसे देखने लगी। अनिका ने आर्यन के दोनों हाथ पकड़ लिए, उससे कहने लगी, बहुत शैतान हो गई हो तुम रिया।
मेरी दी गई छूट का तुम बहुत गलत इस्तेमाल करती हो। इतनी रात को तुम कमरे से बाहर क्या कर रही थी? अनिका की डांट से आर्यन डर गया था, लेकिन उसे पता था अगर वो डर गया तो मामला बिगड़ सकता है। उसने अपने अंदर रिया जैसा कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की और बिना डरे अनिका से कह दिया, एक्चुअली मॉम, कमरे में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा बाहर स्टेयरकेस पर जाकर गेम खेलूं। दैट्स इट, चिल मॉम, आई एम फाइन, आई एम नॉट अ किड एनी मोर, आई एम 6 year old। रिया की ऐसी बातों से अनिका का दिल हमेशा पिघल जाता था। अनिका ने प्यार से आर्यन के सर पे मारते हुए कहा, शैतान, चलो अब बहुत हो गई गेम्स, आज मम्मा बहुत थक गई है तो आप मम्मा के साथ सो जाओ। बेडरूम में पहुंचते ही अनिका ने आर्यन को अपनी बाहों में ले लिया और साइड लैंप्स बंद कर दिए। आर्यन को पता था कि आज फिर उसे अच्छी नींद आने वाली है, जो नींद उसे बचपन में कभी नसीब नहीं हुई थी। कुछ ही सेकंड में आर्यन और अनिका दोनों गहरी नींद में सो गए। सुबह के 8:30 बजे थे। अनिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। साइड टेबल पर रखा हुआ फोन वाइब्रेट हो रहा था। फोन के वाइब्रेशन की आवाज से अनिका की नींद खुल गई। उसने जब फोन देखा तो प्रीति के 17 मिस्ड कॉल थे। अनिका के हाथ पर सिर रखकर आर्यन सोया हुआ था। अनिका ने उसे बिना डिस्टर्ब किए अपना हाथ धीरे से तकिए से नीचे निकाला। वो फोन लेकर बेडरूम से बाहर चली गई। लिविंग रूम में रखी केटल में कॉफी बनाते हुए अनिका ने प्रीति को कॉल बैक किया। फोन उठाते ही प्रीति ने कहा, दीदी, मम्मी को होश आ गया है, आप जल्दी से आ जाओ, वो आपसे मिलना चाहती हैं। और हाँ सुनो, रिया को भी अपने साथ ले आना दीदी। आई एम श्योर मम्मी उसे एक बार देखेगी तो सब कुछ भूल जाएगी। ये खबर सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई। अनिका भी चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया से मिले, उसी प्यार करे। ज्योति बुआ अनिका के लिए माँ के समान थी और रिया के लिए उसकी नानी। बेडरूम में आर्यन मीठी नींद में सो रहा था। जिस प्यार को वो बचपन से तरसता रहा, वो अचानक मिल जाने पर आर्यन नींद में भी मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी मॉम की मीठी आवाज उसके कानों पर पड़ी, लिटिल प्रिंसेस, अब उठ जाओ, देखो सुबह हो गई, आज हमें ज्योति बुआ को मिलने जाना है, गेट अप लिटिल प्रिंसेस। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने अपनी मॉम की प्यारी सी सूरत देखी। उसके चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ गई। आर्यन ने बड़े प्यार से अनिका को विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आर्यन को माथे पर किस करते हुए अनिका ने कहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ज्योति बुआ को मिलने जाना है। आर्यन वैसे भी काफी पोलाइट और ऑब्डियंस लड़का था। बिना देर किए वो मम्मा की बात मानते हुए बाथरूम में चला गया। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, बाहर से अनिका ने कहा, देखो तुम्हारी प्रिंसेस वाली फ्रॉक अंदर रख दी है, आज वही पहनना, उसमें तुम सबसे प्यारी लगती हो। मैं चाहती हूँ जब तुम अपनी नानी से मिलो तो बस एक राजकुमारी की तरह मिलो। आर्यन ने बाथरूम के हैंगर पर लटकी ड्रेस देखी। वो एक पिंक फ्रॉक थी जिस पर व्हाइट जालियां लगी थी। आर्यन ड्रेस देखकर बहुत घबरा गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आर्यन ने बाथरूम से चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अपनी रेगुलर ड्रेस ही पहनूंगी। अनिका ने बाहर से उसे रिक्वेस्ट की, प्लीज स्वीट हार्ट, देखो मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ ना, क्या तुम आज अपनी मम्मा के लिए इतना सा भी नहीं करोगी? आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका की रिक्वेस्ट को कैसे टाले। वो ना ही मॉम को मना कर सकता था और ना ही लड़कियों वाली ड्रेस पहन सकता था। आर्यन ने शावर ऑन किया। बाथटब के ऊपर बैठकर आर्यन गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अनिका काफी देर से रिया के तैयार होने का इंतजार कर रही थी। रिया को कभी बाथरूम में इतनी देर नहीं लगती थी। अनिका ने बाथरूम के दरवाजे पर आकर नॉक किया और कहा, रिया बेटा क्या हुआ, जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल जाना है, बुआ नानी इंतजार कर रही होंगी। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो अनिका ने दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। यह देखकर अनिका हैरान हो गई। नॉर्मली कभी रिया बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं करती थी। अनिका ने फिर से दरवाजा नॉक किया और रिया से कहा, रिया आप चलो भी, दरवाजा क्यों लॉक किया है तुमने अंदर से? तभी अंदर से लॉक खुलने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खुला, अनिका रिया को देखकर शॉक हो गई। उसने कहा, लुक एट माई लिटिल प्रिंसेस, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो।